It is a single membrane bound sac. A single membrane bound sac. सॅक लाईक स्ट्रक्चर आहे, छोट्या पिशवीसारखं स्ट्रक्चर राहते आणि त्याच्यावरती एकच मेम्ब्रेन नाही, सिंगल मेम्ब्रेन. आणि इट वॉज फर्स्ट ऑब्झर्व बाय स्पॅलझानी. It was first observed by Spallanzani, and the year was 1776. The year was 1776. आता व्हॅक्यूल्स जे राहते याचं मेन फंक्शन राहते बॉडीमध्ये स्टोरेज करणं. प्लांट व्हॅक्यूल्स ज्या सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रेझेंट राहते, बॅक्टेरिया, फंगस, प्रोटिस्ट, ॲनिमल, प्लांट सगळ्यामध्ये. आता या सगळ्याचं कंपॅरिझन केलं तर व्हॅक्यूल्सचा साईज जो राहते तो प्रत्येक सेलच्या मेटाबॉलिझमनुसार वेगवेगळा आहे. फॉर एक्झाम्पल प्लांट्स आणि ॲनिमलची केस असेल, ऑल लिव्हिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हॅव व्हॅक्यूम. सगळ्यामध्ये राहते. दूसरा पॉइंट, दे आर लार्जर इन साइज. दे आर लार्जर in case of plant and fungi. Second, but they are smaller in case of protists, animals and microbes. Microbes मध्ये जनरली वैक्यूल का परसेंटेज रहा. अच्छा, वैक्यूल में जनरली इसका परसेंटेज नहीं रहता, मतलब इसका साइज बहुत छोटा रहता है. और वैक्यूल बैक्टीरिया के केस में सेल का मेटाबॉलिज्म सिर्फ एक ही सेल के ऊपर लिमिटेड है, इसीलिए सेल की ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है वो साइटोप्लाज्म और बाकी के सेल ऑर्गेनेल को मिलेगी. दैट्स व्हाई बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्मॉल वैक्यूल्स. लार्ज किसमें रहेंगे? प्लांट और फंगस में. लार्ज क्यों रहते हैं? बिकॉज ये दोनों भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक है तो उनमें बहुत ज्यादा मेटाबोलाइट्स बनते हैं. ये सभी मेटाबोलाइट्स जो रहते हैं वो स्टोर करने के लिए उनको एक टेम्पररी सैक चाहिए, मतलब जो कुछ देर के लिए कंपाउंड को स्टोर करके रखेगा, उसके बाद वो दूसरी जगह पे ट्रांसफर किए जाए. फंगस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, सेल के बाहर जाके वो एंजाइम सीक्रेट करता है, उसके बाद जितने भी कंपाउंड डाइजेस्ट हुए उनके मोनोमर एब्सॉर्ब करता है. सो इसीलिए प्लांट्स और फंगस में वैक्यूल का साइज जो रहता है वो बड़ा रहेगा और बाकी ऑर्गेनिज्म में छोटा रहता है. दूसरा प्रोटिस्ट और माइक्रोब्स में इसलिए छोटा रहेगा क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. और एनिमल में क्यों छोटा रहेगा? बिकॉज एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन. मतलब अपने नर्व सेल जो रहते हैं वो ब्रेन और बाकी की चीजें जितना भी कोऑर्डिनेशन है अपना बॉडी का वो कैरी आउट करेंगे. लिवर के सेल्स डाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, डाइजेशन के लिए सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहेगी. तो एनिमल्स जो रहते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स है जिनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन रहता है. हर टिश्यू में कुछ कोई ना कोई डिफरेंस रहता है. तो ये टिश्यू डिफरेंशिएशन की वजह से एनिमल्स के केस में वैक्यूल का साइज छोटा रहेगा. ठीक है, क्योंकि वैक्यूल्स दो काम कर सकते हैं, एक तो यूजफुल कंपाउंड स्टोर करके रखेंगे या फिर वेस्टफुल कंपाउंड स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट इसमें अपन प्लांट के बारे में देखते हैं. अब ये जो सैक मेम्ब्रेन रहती है, ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट. वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट. वैक्यूल में जो मेम्ब्रेन रहेगी उसको क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट. और दूसरा, प्लांट सेल के केस में, प्लांट सेल के केस में ये जो भी वैक्यूल रहता है वो सबसे बड़ा रहेगा. Plant cell occupies 90% of their space by vacuole. अगर ये प्लांट सेल है तो यहाँ इतना बड़ा वैक्यूल रहेगा. ये हो गया वैक्यूल और यहाँ पे रहेगी न्यूक्लियस और बाकी क्या होगा. सो प्लांट के केस में ये जो भी वैक्यूल है, ये वैक्यूल 90% स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है इन केस ऑफ प्लांट. एंड
फंगस। ये दोनों ऑर्गेनिज्म में 90% स्पेस जो रहती है वो कौन ऑक्यूपाई करेगा? वैक्यूल। सेल सब क्या समझे? क्या क्वेश्चन पूछना है? जितना भी लिक्विड पार्ट रहेगा कोई भी सेल में उसको कहेंगे सेल सैप। ठीक है, लिक्विड पार्ट और उसमें जितने भी डिसॉल्व मिनरल कंपाउंड रहेंगे उन सभी को मिला के कहते हैं सेल सैप। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी प्रेजेंट रहेगा उसको भी कलेक्टिवली सेल सैप कहते हैं। और व्हेन अ सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है, जब ये सेल है, ये ब्लू कलर की जो लेयर है कौन सी लेयर होगी? सेल वॉल। सेल वॉल के बाद में क्या रहेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जब सेल वॉल रिमूव करते हैं और उसके बाद जो भी सेल का स्ट्रक्चर बचता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। उसको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। और एक सेल के अंदर जो भी कंटेंट है लिक्विड में एम्बेडेड या सिर्फ लिक्विड पार्ट भी उसको कहेंगे सेल सैप। ठीक है, जो भी लिक्विड पार्ट रहेगा उसको क्या कहेंगे? सेल सैप। और व्हेन देयर इज अ सेल विदाउट सेल वॉल, अगर इसकी सेल वॉल रिमूव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। उसको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये इतने लार्जेस्ट वैक्यूल की जरूरत क्यों है? बिकॉज प्लांट्स सेल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लांट सेल्स जनरली हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस के बारे में तुमको पता है, तो प्लांट जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा और बाकी के पार्ट में ट्रांसमिट करता रहता है। तो ये सब प्रोसेस में एक सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम ज्यादा होता रहेगा और वाटर के अंदर जो भी सॉलिड डिसॉल्व है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता रहेगा, जिसकी वजह से प्लांट में ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा या बहुत जल्दी हाई हो जाता है या बहुत जल्दी लो हो जाता है। बट जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है वो ज्यादा रहेगा ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है मतलब ये प्रेशर कहाँ पे एक्सर्ट होगा? ऑन दी ऑर्गेनल्स ऑफ अ सेल। ये सेल में जितने भी ऑर्गेनल है उसके ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है और उसको नलिफाई करने के लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे वैक्यूल जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसीलिए प्लांट सेल में वैक्यूल जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। एंड देयर आर आल्सो सेकेंडरी फंक्शन। प्लांट के केस में सेल के फंक्शन के हिसाब से कुछ सेल अगर स्टोरेज का काम करते हैं तो वैक्यूल में ज्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या स्टोरेज कंपाउंड को स्टोर किया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कोई भी, मोस्टली वाटर। अगर ये कंपाउंड ये सेल एक्टिवली मेटाबोलाइज कर रही है मतलब उसमें कॉन्स्टेंटली मेटाबॉलिज्म जो है कैरी आउट हो रहा है, तो ऐसे सेल में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बनेंगे, टॉक्सिन्स और बाय प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म का। तो ये जो भी बाय प्रोडक्ट रहेंगे मेटाबॉलिज्म के या ऐसे कंपाउंड जिसको सेल को अभी जरूरत नहीं है और वो रिमूव करने हैं, ऐसे कंपाउंड भी वैक्यूल में स्टोर किए जाते हैं। सो वैक्यूल यूजफुल कंपाउंड भी स्टोर करता है और वेस्टफुल कंपाउंड भी स्टोर करता है और ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द मेटाबॉलिज्म और टाइप ऑफ सेल। कुछ सेल जो एक्टिवली फोटोसिंथेसिस करेगी तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि बाय प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए ज्यादा वैक्यूल का यूज होगा और फोटोसिंथेसिस के लिए पानी भी लगता है तो वो वाटर भी कहाँ पे स्टोर होगा? वैक्यूल में। ठीक है, सो ये जो भी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, which occurs in case of plant, it creates pressure on wall. कौन सी वॉल? सेल वॉल। ठीक है, ये जो भी सेल सैप प्रेजेंट रहेगा या जो भी वाटर कंटेंट प्रेजेंट है सेल में वो बहुत ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पे जाएगा? ऑन सेल वॉल। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए प्लांट में लार्जर वैक्यूल्स की जरूरत रहती है। ठीक है, अब उसका एक फंक्शन है टू स्टोर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, मिनरल, ओके, अमाइनो एसिड, आयंस, इन सबको स्टोर करने का काम करता है अगर यूजफुल कंपाउंड स्टोर कर रहे हो तो। और दूसरा फंक्शन रहता है इट आल्सो एक्ट्स एज ए लाइसोसोम। इट आल्सो एक्ट्स एज ए लाइसोसोम। हाई लाइसोसोम क्योंकि अगर ऐसा कोई भी वैक्यूल जिसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? एंजाइम, और वो भी कौन से एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम।
सो अगर कोई भी वैक्यूल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं तो ऐसे वैक्यूल को अपन क्या कहेंगे, लाइसोसोम। वैक्यूल और लाइसोसोम में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, दोनों भी एक ही मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है और ये एक ही मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कंपाउंड या लिक्विड पार्ट जो रहता है वो डिपॉजिटेड रहता है। अगर ये वैक्यूल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, लाइसोसोम। ठीक है, ये जनरल डिस्टिंक्शन लाइसोसोम और दूसरा क्या बोला, वैक्यूल, ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस रहता है प्लांट छोड़ के बाकी के ऑर्गेनिज्म में। प्लांट के केस में जनरली ऐसे वैक्यूल जिनमें एंजाइम्स रहेंगे उन्हीं को लाइसोसोम बोला जाता है। एनिमल के केस में इसमें थोड़ा ज्यादा फर्क रहता है क्योंकि वैक्यूल वहां पे वैक्यूल का फंक्शन बहुत कम रहेगा क्योंकि वेस्ट और वेस्टफुल मटेरियल रिमूव करने के लिए एनिमल में स्पेशलाइज्ड टिश्यू रहता है। हायर ऑर्गेनिज्म में किडनी रहेगी या किडनी जैसे सिमिलर टिश्यू जो रहेंगे वो लोअर एनिमल्स में रहते हैं, तो उनको एक सेल के अंदर अलग से कोई कंपार्टमेंट नहीं चाहिए वेस्टफुल मटेरियल स्टोर करने के लिए, क्योंकि पूरी बॉडी का वेस्ट मटेरियल जो है वो एक टाइप का टिश्यू जो है वो रिमूव करने के लिए बना है। ठीक है, इसीलिए एनिमल्स में इसकी जरूरत नहीं। ये हुआ इसके बारे में। दूसरा, प्लांट के केस में दे ऑल्सो फंक्शन एज लाइसोसोम जब उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहेंगे। दूसरा, फूड वैक्यूल जब उसमें फूड स्टोर रहेगा। अगर फूड स्टोर रहता है तो उसको क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल। एंड और एक है गैस वैक्यूल और दे आर कॉल्ड एज गैस वैक्यूल। पर डिपेंड करेगा कि उसको क्या बोलेंगे। अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो लाइसोसोम कहेंगे, फूड है तो फूड वैक्यूल, और गैस स्टोर्ड है ऐसा गैस जिसकी प्लांट को जरूरत नहीं है या फिर जरूरत है, दोनों में से कोई भी, उसको कहेंगे गैस वैक्यूल। सो ये सब हुआ वैक्यूल्स के बारे में। देन नेक्स्ट सेल ऑर्गेन, दीज आर स्पेस ऑफ डेंस एरिया आउटसाइड न्यूक्लियस। वो एक एरिया रहेगा जो न्यूक्लियस के बाहर रहता है या न्यूक्लियस के जस्ट एडजेसेंट साइड पे रहेगा, और ये सेंट्रोसोम जो है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में रहता है, प्लांट में नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए सेल कैसे दिखाई, ग्लोबुलर। और हाँ, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछना है, ऐसे कोई भी दो सेल का स्ट्रक्चर बताएंगे, अगर उसमें डिफरेंट प्लांट, बैक्टीरिया और एनिमल, इन तीनों सेल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इन तीनों सेल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा मॉर्फोलॉजिकली, बैक्टीरिया की डायरी रहती है। दूसरा, ये सेल का शेप कैसा रहेगा, प्लांट हेक्सागोन ने बताया। बैक्टीरिया और एनिमल सेल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, सेल वॉल के अलावा। सेल वॉल के अलावा एनिमल और बैक्टीरियल सेल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, बताओ। न्यूक्लियस, बराबर। ठीक है, न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट रहेगी, एनिमल सेल में। प्लांट बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहती। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो सिर्फ किसमें प्रेजेंट रहेंगे, प्लांट और एनिमल में। तीसरा, प्लांट सेल्स जो है उसमें वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा रहेगा, उसके कंपैरिजन में बैक्टीरियल सेल में कोई भी वैक्यूल नहीं दिखाएंगे, और एनिमल सेल में वैक्यूल जो है बहुत छोटे रहेंगे। ठीक है, सो मॉर्फोलॉजी मतलब अगर सेल का स्ट्रक्चर बताते थे इस तरीके से उनको डिफरेंस बताना आना चाहिए। सो ये हेक्सागोनल नहीं दिखाई है, मतलब ये कौन सी सेल हुई, आइदर इट इज अ बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल। अब बैक्टीरियल एनिमल सेल के में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है मतलब क्या, ये कौन सी सेल हुई, एनिमल सेल। ओके, सो ये जो न्यूक्लियस है इसके जस्ट आउटसाइड एक रीजन रहता है, ये जो रीजन है इस रीजन को क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। ठीक है, इस रीजन को क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। और ये सेंट्रोसोम में क्या प्रेजेंट रहेगा, दो सेल, एक सेल ऑर्गेनेल या दो सेल ऑर्गेनेल कह सकते हैं, जिनको क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स आर टू रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रॉस दिख रहा है ब्लू कलर का, डायग्राम दिख रही है क्या, ठीक से ब्लू कलर का क्रॉस दिख रहा है इधर। ये स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो
तो ये परपेंडिकुलर रॉड जो रहता है, ये जो एरिया है ब्लू रीजन का, रेड कलर का जो रीजन है उसको क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम में जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेंगे उसको क्या कहेंगे, सेंट्रियोल्स। उसको क्या कहेंगे, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल आर टू रॉड लाइक सिलिंड्रिकल और टू सिलिंड्रिकल लाइक रॉड which lie perpendicular to each other. दो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहते हैं और वो इसमें प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो भी दोनों सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये किससे बनते हैं, एक ट्यूब्यूल का बंडल रहेगा जिसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। दे आर मेड अप ऑफ microtubules. They are made up of microtubule। और इसका काम क्या रहता है, टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवीजन होता है तो सेल में जो भी क्रोमोसोम रहेंगे वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ये जो क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, ये क्रोमोसोम सेपरेट होने के लिए वहां पे एक एपरेटस लगेगा। वो एपरेटस को कहते हैं स्पिंडल एपरेटस या स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर जो है वो किससे बनता है, इन माइक्रोट्यूब्यूल से, जो किसमें प्रेजेंट है, सेंट्रियोल में। तो जब तक वहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, जब तक वहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं रहता है तब तक वहां पे जो है ये क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए कोई भी एपरेटस नहीं रहेगा। ओके, ये काम रहता है सेंट्रियोल का। बट ये हमेशा रखना, सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल ये सिर्फ किसमें प्रेजेंट रहेंगे, एनिमल में। प्लांट में जनरली एब्सेंट रहते हैं। अगर प्लांट में प्रेजेंट भी रहेंगे तो वो किसमें रहेंगे, लोअर प्लांट। लोअर प्लांट यानी क्या, अलगी। अलगी पता है, अलगी पता है क्या है, अरे अलगी पता है, हाँ ठीक है। ये जो भी अलगी है इनको क्या कहेंगे, लोअर प्लांट, क्योंकि उनकी बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिवाइडेड नहीं रहती। प्लांट झाड़ जब कहेंगे अपन तो वो क्या रहेगा, जिसमें पत्तियां रहेंगी, रूट रहेगा, स्टेम रहेगा, जिसको फल आते हैं उसको अपन झाड़ कहेंगे। तो ये रूट स्टेम लीव वाला स्ट्रक्चर जो है वो हर प्लांट में नहीं रहता। जिस प्लांट में ये रूट स्टेम लीव्स नहीं रहेगी उस प्लांट को अपन लोअर प्लांट कहते हैं। अलगी और ब्रैफिट्स वो क्या है अपन आगे नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ये जो भी स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है लोअर प्लांट, इनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है और एनिमल में रहता है। बट बाकी के जो प्लांट है रूट स्टेम लीव्स वाले, जिसमें पत्तियां आपने को दिखती है, ऐसे प्लांट में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं रहते। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जो है प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ऑडियो अगर वीडियो नहीं भी क्लियर आ रहा हो, अच्छा ठीक है, जो भी रीजन है जहां पे ये दो सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ का ये जो रेड कलर का जो दिखाया था, ये रीजन में दूसरे कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहता है सिवाय सेंट्रियोल के। और सेंट्रियोल दो परपेंडिकुलर रॉड है। अब ये रॉड जो रहते हैं और इसके आजू बाजू का रीजन जहां पे साइटोप्लाज्म जो रहता है वो थोड़ा अलग से स्टेन होता है, ठीक है। हर सेल को स्टेन किया जाता है विद केमिकल। तो ये स्टेनिंग प्रोसीजर में साइटोप्लाज्म को एक पर्टिकुलर कलर आता है और उसके जो रिजल्ट है या उसके जो भी स्टडी किया है तब पता चला कि ये जो सेंट्रोसोम वाला रीजन है, जो रेड कलर का डॉट रेड कलर का सर्कल जहां बनता है, यहाँ का साइटोप्लाज्म बाकी साइटोप्लाज्म की तरह कलर नहीं होता, डिस्टिंक्टिवली कलर होता है। तब उसको क्या कहते हैं, इसलिए उस रीजन को क्या कहते हैं, साइटोसेंट्रम, कीनोप्लाज्म और थर्ड नेम है सेंट्रोस्फीयर। साइटोसेंट्रम फोटो भेज देंगे उसके बाद ग्रुप पे, ठीक है। साइटोसेंट्रम, कीनोप्लाज्म और तीसरा नाम है सेंट्रोस्फीयर, ठीक है। ये किसको नाम कहेंगे, जिस रीजन में ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है। और सेंट्रियोल जो भी है, अब यहाँ पे दो सेंट्रियोल है जो परपेंडिकुलर है, तो इसलिए उसको दूसरा नाम क्या रहता है, डिप्लोसोम। इसलिए उसको दूसरा नाम क्या रहता है, डिप्लोसोम। सेंट्रोसोम क्या हुआ, ये दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर और उसके आजू बाजू का रीजन। उसके आजू बाजू का रीजन क्या है, सेंट्रोस्फीयर, या उसी को क्या बोलेंगे, साइटोसेंट्रम प्लस दो सेंट्रियोल्स।
प्लस दो सेंट्रियोल, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे अपन, सेंट्रोसोम। सोमोस मीन्स बॉडी, ठीक है। सो ऐसी बॉडी जो सेंट्रोस्फीयर में है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम, इसलिए उसको क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। ओके, सो ये जो हुआ ये किसके बारे में हुआ, सेंट्रोसोम के बारे में। अब सेंट्रोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर, ठीक है, टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर कब बनेगा, इन केस ऑफ डिवीजन। जब भी सेल डिवाइड होती है तब ये सेंट्रोसोम से ये दो रॉड लाइक शेप स्ट्रक्चर, कौन से, सेंट्रियोल, ये दो सेंट्रियोल जो है वो अलग अलग पोल पे जाएंगे और अलग अलग पोल में से ये फाइबर जो है वो एमिट करते हैं, जो बीच में क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे उनको सेपरेट करते हैं। तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये जितने भी सेंट्रियोल, ये दोनों सेंट्रियोल जो है वो एक नेटवर्क बनाते हैं, और ये नेटवर्क जब तक नहीं बनेगा तब तक सेल डिवीजन आगे नहीं जा सकता। बट ये स्पिंडल फाइबर बनाने का काम कब रहेगा, ओनली, ओके, ठीक है, बस सो ये जितने भी स्पिंडल फाइबर है ये डिवीजन में इन्वॉल्व रहते किसके, इन एनिमल ओनली, इन एनिमल सेल ओनली। अलगी के केस में सेंट्रियोल भले ही प्रेजेंट हो, बट वहां पे वो सेंट्रियोल या वो सेंट्रोसोम